हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, वो जितने भी मेरे आपको थीम समझा रहा हूं और क्वेश्चंस दे रहा हूं, पेशेंटली आप वो सारे काम डिटेल में करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स। आप ईमानदारी से काम करो, हार्ड वर्क करो, वो जो लैंग्वेज साफ सुथरी होते चले जाएंगे। एंड ये नेट गेट ये क्या है बच्चों, ये सारे तो उसके बाई प्रोडक्ट हैं, अपने आप आ जाएंगे, परेशान मत हो। ठीक है, तो चलिए आज हमारी जो चैप्टर 6 है वो ख़त्म हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। वो 6.3 में कंसिडर कर लेता हूँ और कुछ आज हम पढ़ेंगे एक कोऑर्डिनेट आज इतने पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स वेक्टर पढ़ेंगे और एक तो एक्सटेंशन थ्योरम ये पढ़ेंगे, एक्सटेंशन टू ए बेसिस पढ़ेंगे एंड कोसेट पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि कोसेट बोलो या फिर इसको कोसेंट स्पेस हम पढ़ेंगे। आज ये 3 टॉपिक शुरू भी करेंगे और ख़त्म भी कर देंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट वेक्टर में भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गेट में तो एक मीन्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट वेक्टर का डेफिनेशन ले लो, ये डबल ओ है। ठीक है, कोऑर्डिनेट वेक्टर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट वेक्टर का डेफिनेशन ये लो कि भैया मान लेते हैं आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस है। ठीक है, और ये जो है ना बी एक मैंने सेट बना दिया v1 v2 एंड सो ऑन vn, और ये मेरा क्या है, अगर ये कोई भी बेसिस है किसका, इस वेक्टर स्पेस का, समझ रही हो, मैंने उस बेसिस का एक सेट बी बना दिया। ठीक है, और ये इसका बेसिस है। तो हम एक बार देखो, सुन लो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर 5 में एक रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिखवा दिया था भी रिजल्ट्स के ऊपर कि बे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फर्स्ट मीन्स आई थिंक थर्ड रिजल्ट है वो आप देख लेना। अगर ये कोई बेसिस आपके पास है तो भैया उस वेक्टर स्पेस का हर एक एलिमेंट्स को इस वेक्टर्स के यूनिकली एक्सप्रेस हम लीनियर कॉम्बिनेशंस के साथ हम कर सकते हैं, है ना। इस वेक्टर स्पेस का हर एक एलिमेंट्स को भैया यूनिकली इस वेक्टर्स के साथ हाफ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है ना। उस बेसिस का रिजल्ट यूज करके मैं यहाँ लिखवा दूंगा। अगर ऐसा कुछ है, लेट दिस मच, देन ये कहता है फॉर एनी वैल्यू, देखो फॉर एनी वेक्टर मैं बी लेता हूँ, फॉर एनी वेक्टर दिस कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, दैट मीन्स बी कैन बी दैट मीन्स अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 एंड सो ऑन अल्फा एन bn। फॉर सम यहाँ भी लिखना है, फॉर सम स्केलर्स अल्फा आइस, है ना, वो फील्ड्स तो है ना। तो ये कोऑर्डिनेट वेक्टर्स का डेफिनेशन ये कहता है, तो ये जो आपने अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा एन लिया है ना, ये जो आपने ये कहाँ से लिख रहा है, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन से आपने उठा के लाए हो ये स्केलर, राइट। तो इस स्केलर्स को ही हम कोऑर्डिनेट वेक्टर्स कहेंगे। वेक्टर से वेक्टर का डेफिनेशन तो देंगे, लेकिन इसको ही कोऑर्डिनेट वेक्टर्स कहा जाएगा। किसका, इस वेक्टर स्पेस भी का, विद रेस्पेक्ट टू बोलो या फिर रिलेटिव टू द बेसिस, इसके रिलेटिव टू, इसकी हेल्प से वो निकल के आया है, ऐसे वैसे नहीं है, ये निकल के नहीं आया है। क्लियर है। तो इस जो आपने जो ये कोऑर्डिनेट वेक्टर से आपने फाइंड आउट करने के बाद इसको सिर्फ वेक्टर में लिख दो, ये वाला सिंबल खाली रख दो, इसको ही हम वेक्टर मीन्स कोऑर्डिनेट वेक्टर कहेंगे। किसका, इस वेक्टर स्पेस का, लेकिन किस रिस्पेक्ट में, रिलेटिव टू दिस बेसिस। हो गई डेफिनेशन। वर्ड्स में मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, सुन लो। लेट कैपिटल वी बी ए वेक्टर स्पेस over a field F, and let us suppose that the set B is equals to this be a basis of capital V,
क्लियर है इतने। देन बेसिस अगर है देन फॉर एनी बोलो, फॉर एवरी बोलो, फॉर ईच बोलो, फॉर ऑल बोलो, आपके मर्जी हो गई। देन फॉर एनी वेक्टर बी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज दिस फॉर सम स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 एंड सो ऑन अल्फा। ठीक है, so the vector the scalars alpha 1 alpha 2 so on alpha n in the कहाँ से उठा के लाए हो ये, in the linear combination of b का linear combination से आपने उठाया है ना। in the linear combination of small b are called the coordinate vectors of इसका, समझ रहे हो, coordinate vectors of small b। मैंने कैपिटल वी लिया लेकिन उसका एलिमेंट्स को तो मैं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसको तो हम बोलेंगे। सो दिस वेक्टर दिस स्केलर्स आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स वेक्टर्स ऑफ स्मॉल बी रिलेटिव टू द बेसिस बी एंड हैंस ये वाला सिंबल लगा लो ओपन ब्रैकेट करके, दिस इज 10 लिखो या फिर हैंस दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ स्मॉल बी का बोलना है। ठीक है, स्मॉल बी रिलेटिव टू द बेसिस बी। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि कहना क्या चाहेगा वो, आपके पास कोई भी वेक्टर्स देगा, वो जो वेक्टर्स उन्होंने दे रहा है या फिर देगा वो बेसिस ही देना पड़ेगा। समझ रही हो, वो बेसिस ही देगा। अगर कोऑर्डिनेट वेक्टर का क्वेश्चन अगर उन्होंने पूछता है तो किसी ने सामने वाला अगर कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड आउट करो बोल रहा है, जितने भी वेक्टर्स उन्होंने दिया है ना वो सारे के सारे भैया बेसिस है। समझ रहे हो, पहली रिक्वायरमेंट से यही है। एंड दूसरी बात, इस एक वेक्टर स्पेस आपको गिवन होगा और उस वेक्टर स्पेस का कोई जनरल वेक्टर आपको ये भी गिवन होगा और वो फाइंड आउट करो कि वो जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है सिर्फ इसको फाइंड आउट करना है आपको। तो आप बोलेंगे सर ऐसे सिचुएशंस में ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, इसको देख के आपको क्या समझ नहीं आ रहा है? ये एलसीसी तो है, सारा का सारा ये चैप्टर 6.3 सिर्फ और सिर्फ एलसीसी पर ही काम होगा। ओके, याद है ना भूल गई हो? भूलना नहीं है, जितने मैं समझा रहा हूँ उसको बार बार पढ़ना है, लिखना है। स्कीप एक चीज़ को मत किया करो। जो वर्ड्स में बोल रहा हूँ, जो थीम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आखिरी मौका है माय डियर स्टूडेंट। मेरे गुरुजी ने भी मेरे से यही कहा करता था कि संतोष ये आपके आखिरी मौका है ज़िंदगी का सीखने का। तो मैंने उनको पकड़ा और उस वर्ड्स को मैंने इतने गहराई से लिया है कि भैया मेरे गुरुजी ने सच कहा था। अगर ऐसी मेहनत नहीं करता तो वो गड़बड़ हो जाता माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, वो एक क्वेश्चन से मैं सिखा दूंगा, उसी हिसाब से आपको सारे काम कर देंगे खुद से। चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस b1 b2। आपके पास देखो क्वेश्चन जब भी आता है माय डियर स्टूडेंट्स, या फिर वो कभी भी या फिर वो P से होगा, यानी कि वो जो क्वेश्चंस वो पॉलिनोमियल में दिया होगा, या फिर वो M से दिया होगा, मीन्स मैट्रिसेस के फॉर्म में दिया होगा, या फिर आपके पास T के टर्म में दिया होगा, या फिर टप्पल में आपको मिलेंगे। इससे ज़्यादा और क्वेश्चंस लीनियर अलजेब्रा में जो बनते हैं और जो मैट्रिक्स के फॉर्म में हैं वो तो मैंने बता चुका हूँ। इतने ही टाइप है, या फिर वो टप्पल में देगा, या फिर पॉलिनोमियल से देगा, या फिर मैट्रिसेस से देगा। मैट्रिसेस से तो सीधा हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन पॉलिनोमियल टप्पल में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एलसीसी उसको तोड़ फोड़ कर देता है। इसलिए तो पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट नहीं है, समझ रही हो? पीएमटी जब भी होगा वो हमेशा टप्पल में आपको कन्वर्ट करना है। तो मैंने सॉल्यूशंस पहली वाला ले लो,
तो इसको इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर अगर आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस में बाय एलसीसी से ही आपको करना पड़ेगा। एलसीसी क्या कह रहा है भैया, ये अगर एलसीसी से भी नहीं करते हो दैट मीन्स दिस यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस ऐसे ना माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा 3 V3 क्लियर है। और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते चले जाएंगे वो सेम एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्रिएट हो जाएंगे वहाँ से, और आप वैसे ही मैट्रिक्स बनाएंगे। तो सीधा क्यों नहीं मैट्रिक्स बनाते हो, मान लेते हैं उस मैट्रिक्स का नाम मैंने A कॉलन B दे दिया, या फिर A ही नाम दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ये थोड़ी ना सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस पढ़ रही हो, समझ रही हो। तो कैसे लिखेंगे भैया, इसको पकड़ो, इसको सिर्फ और सिर्फ कैसे लिखना है, कॉलम में लिखना है ना एलसीसी, तो -1 1 1 एंड इसका -1 1 0 एंड इसका 1 0 माइनस का 1 और एक बड़ा सा डंडा, नहीं तो डॉट लाइन बनाओ, आपके मर्जी है वो। सो एंड 4 5 4 5 6, ये अल्फ़ा 1 का कोफिशिएंट, ये अल्फ़ा 2 का और ये अल्फ़ा 3 का, बस हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। इसको आरईएफ में कन्वर्ट कर लो, आरईएफ में तो -1 माइनस का 1 1, ये हुआ 4 बनाओगे। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 0 हो जाएंगे, इसको भी ऐड करेंगे तो 0, इसको ऐड करो वो 1 हो जाएंगे, इसको ऐड करो ये 9 बन जाएंगे। अभी भी इसको ऐड करना पड़ेगा, और इसको ऐड करेंगे ये -1, और इसको ऐड करेंगे ये बना 0, और इसको ऐड करेंगे ये बना 10। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर दूँ ऊपर, अगर मैं यहाँ से ही मैं शिफ्ट करूँगा, इतने होने के बाद इसको इंटरचेंज अगर मैंने कर दिया तो ये आया 0, लेकिन यहाँ चला गया -1, ये बना 0, यहाँ बना 1 है ना, और यहाँ से ये इंटरचेंज हो गई, ये बना 10 और ये बना मेरा 9। तो हो गई आरईएफ में कन्वर्ट हो गई। तो रिड्यूस्ड सिस्टम बताओगे, ये अल्फ़ा 3 का कोफिशिएंट है, दैट मीन्स अल्फ़ा 3 का वैल्यू आपके पास 9 है। क्लियर है, समझ रही हो, मैंने इंटरचेंज कर दी। अभी मुझे बताओ, यहाँ भी यहाँ 0 है ना, यहाँ 0 है, तो ये कौन सी कोफिशिएंट है, अल्फ़ा 2 का, तो माइनस अल्फ़ा 2 का वैल्यू 10 है, तो भैया अल्फ़ा 2 का वैल्यू -10 हो गई। और यहाँ से क्या हो गई, माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल्स टू 4 है। तो भैया माइनस का अल्फ़ा 1 और माइनस का अल्फ़ा 2 का वैल्यू हो गई माइनस का, दैट मीन्स ये प्लस का 10 हो गई, और अल्फ़ा 3 का वैल्यू है 9, दैट मीन्स 9 इज इक्वल्स टू 4 है। समझ रही हो माय स्टूडेंट्स। तो ये बना माइनस अल्फ़ा 1, दैट मीन्स कितने बन गए माय डियर स्टूडेंट्स, ये 19, ये 19 -4 हो गई। समझ रही हो, 19 -4 दैट मीन्स ये बना 15 है माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस का है ना, तो 15 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो देयरफॉर आपके पास अल्फ़ा 1 का वैल्यू आ गई 15 एंड अल्फ़ा 2 का वैल्यू आ गई आपके माइनस का 10 एंड अल्फ़ा 3 का आपके पास 9। दिस इज़ आपके पास सारे वैल्यूज़, अगर वैल्यूज़ मिल गई। अगर कैलकुलेशन में गई कोई मैंने मिस्टेक किया है तो आप बुक वेरीफाई कर लेना, ठीक है। लेकिन प्रोसीजर में गलत है तो मुझे बताना, प्रोसीजर गलत नहीं है, ऐसे ही आपको जाना है, आरईएफ में कन्वर्ट करो और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 का वैल्यू लेकर आओ और इसको सिंपली एक वेक्टर में लिखवा दो, दैट मीन्स 15 -10 एंड 9। ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ किसका, इसका मत बोल बैठना, इसका u का कोऑर्डिनेट वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस इसका, इसकी हेल्प से आपको वो मिल गई ना, इसीलिए वो रिलेटिव टू द बेसिस दिस ऐसे बोला जाता है। हो गई समझ, कोई डाउट कोई क्वेरी। आप कैलकुलेशन में आप मिस्टेक मत करना, सिली मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए,
ठीक है। इसका सिर्फ एक मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं मैंने तो आपको समझा दिया था, फिर भी नहीं, आप खुद से कर लेना है बच्चों, ठीक है। इसको कैसे आपको मीन्स ये आपके लास्ट कॉलम में रहेंगे और ये आपके V1 है, ये V2 है, ये V3 है एंड ये V4 है, समझ रही हो। कॉमा है, 4 बेसिस है आपके पास। और मैट्रिक्स भी कैसे लिखते हैं मैंने आपको समझा दिया था, सिर्फ कॉलम में लिखना है सारे को। अगर इसको आप लिखेंगे ये बड़ा सा मैट्रिक्स बन जाएंगे, तो 1 1 1 1 ऐसे लिखना है और इसका 1 -1 ऐसे जाना है, ऐसे 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 नहीं है, दिस 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 ऐसे जाना है। -1 1 0 एंड इसका 1 1 0 0 एंड इसका 1 0 0 0 0 करके एक बड़ा सा डंडा हटा के इसको लग दो 3 -5 6 7। समझ रही हो। इसको आरईएफ में कन्वर्ट करो, α1 α2 α3 α4 का वैल्यू लेकर आओ और इस ओपन ब्रैकेट से उसको लिख दो, वही आपके पास कोऑर्डिनेट वेक्टर्स बन जाएंगे। किसका? इसका, रिलेटिव टू द बेसिस इसका। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। इसका कैसे लिखें आपको मैंने समझा दिया था, ऐसे ऐसे आपको लिखना है। V1 को पकड़ो, उसका t का मीन्स t का कोफिशिएंट्स ले लो, t² का यहाँ ले लो, t का ले लो एंड कांस्टेंट ऐसे टॉर्म आपको उठाना है। V1 में tq का कोफिशिएंट 1 है, t² का 1 है, लेकिन बाकी का 0 0 है, ऐसे भरना है और उसको आरईएफ में। और लास्ट में किसका रखेंगे? इसका रखेंगे, ऐसे करके। ठीक है, हो गई समझ माय डियर स्टूडेंट्स। कोई डाउट है? आई होप आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, अगर है तो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक 1 खत्म हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट वेक्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक वही है। अब हम एक्सटेंशन टू ए बेसिस करेंगे। उसका एक्सटेंशन थ्योरम इसीलिए यूज होते हैं क्योंकि चैप्टर 7 में उसका बड़ा सा यूज होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए। ठीक है, तो ऐसे ले लो माय डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक 1 मीन्स चैप्टर 6.3 तो आप कंसिडर कर लो, लेकिन मैं यहाँ टॉपिक लेता हूँ। पहला टॉपिक मेरा कोऑर्डिनेट वेक्टर में था। ठीक है, एंड टॉपिक 2, ये टॉपिक 1, ये टॉपिक 2 में एक्सटेंशन देखो, एक्सटेंशन टू अ बेसिस, ये टॉपिक 2 ले लो एंड बाद में टॉपिक 3 हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए, तो टॉपिक 2 पे आ जाओ कि भैया पहले एक ही थ्योरम है, वो थ्योरम का नाम है भैया एक्सटेंशन थ्योरम। समझ रहे हो? ये एक्सटेंशन थ्योरम का प्रूफ तो आप अगर कहेंगे तो वो किताब से आपको हर प्रूफ मिल जाएंगे, लेकिन प्रूफ स्किप कर सकते हैं, सर्टेनली स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके थीम जो है ना, इसके एप्लीकेशंस लीनियर अलजेब्रा में बहुत काम का चीज़ है। समझ रहे हो? तो देखो, मान लेते हैं मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन ही एज्यूम करके लेता हूँ माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो वो कहता है, मान लेते हैं एक क्वेश्चंस में लूँगा कि भैया ये बेसिस फॉर्म करो, एक्सटेंड मीन्स फॉर्म अ बेसिस ऑफ द वेक्टर्स। एक मैंने दिया 1 2 3 2 2 3 एंड जो वेक्टर स्पेस है 2 ऑफ मीन्स ऑफ कर देता हूँ, और जो है ना ये RQ में मैंने वेक्टर स्पेस दे दिया। ठीक है, वो बोलता है भैया मैंने चैप्टर 5 पे आ जाओ, चैप्टर 5 पे आ जाओ। ठीक है, मैंने चैप्टर 5 में ऐसे दे दिया, अगर किसी भी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन अगर n है एंड S सेट में अगर एग्जैक्टली आपके पास n ही वेक्टर्स हैं, तो भैया इसको बेसिस चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा था भैया, इसको सिर्फ LI या फिर GS में अगर इनमें से कोई एक में अगर चेक कर दिया तो भैया ये हो गई। अगर LI हो गई तो और फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो बेसिस हो जाएंगे। किस लिए? इसके लिए, है ना।
बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी मैंने कहा था आपको। तो यहाँ मुझे बताओ भैया आर क्यू का डायमेंशन कितने हैं। कोई बच्चा के जैसे आर क्यू ही दिया है, फील्ड कोई भी रियल नंबर है, क्या दिक्कत है। कुछ नहीं दिया तो आर ही है, कुछ नहीं दिया तो आर है भैया, फील्ड समझ रही हो। तो इसका डायमेंशन तो हम जानते हैं 3, और इसमें कितने वेक्टर्स हैं, v1 v2 है भैया, कम है तो बेसिस फॉर्म नहीं होगा। तो इसमें कुछ वेक्टर्स ऐड करना पड़ेगा, मुझे कुछ वेक्टर्स ऐसे कुछ ऐड करना पड़ेगा यहाँ v3, और उस v3 को ही मैं लेके आ जाना चाहता हूँ। ऐसे v3 संसार में कैसे ढूंढूंगा माय स्टूडेंट्स, क्या पता ढूंढते ढूंढते आप परेशान हो जाओ, लेकिन सारे ही एल आई नहीं है, ये तो 2 एल आई है, सिर्फ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये भी एल आई कैसे आप लेंगे। कोई बच्चा कहता है सर मैं यहाँ से इस v3 को ना ऐसे ले जाऊँगा सर, 001 ले लूँगा। आपने ऐसे श्योर कैसे हैं, ये जो इसको v3 अगर ऐसे लेंगे, इसे 3 वेक्टर्स मिलके वो एल आई हो जाएंगे, आपको कैसे पता है, किसने कहा। सर किसी ने मुझे नहीं कहा, तो लिया कैसे सर, मैं मेरे मन में लिया, ऐसे बोलेंगे। तो उसका ये जो जवाब है ना, इस सवाल का जो आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, ये यही रहेगा कि मन में नहीं है वो भैया, यही तो है। इसको ही ठीक करने के लिए एक्सटेंशन थ्योरम का यूज किया जाता है, ऐसे वैसे थ्योरम नहीं है। मेथड 2 पे मेथड 1 पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वो बहुत मीन्स लेंथी प्रोसेस है, लेकिन मेथड 2 आपको सिखाऊंगा और बहुत ईजी है। इस v3 को हम कैसे चुने कि एक झटके में मैंने जो लिया वो गलत भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या पता ये तुक्के से लग गई हो। कोई बच्चा कहता है सर मैं ऐसे ले लूँगा ना सर, मैं यहाँ 2 4 6 ऐसे, ये भी तो हो सकता है, मुझे क्या पता। तो उसको सर कैसे चेक करें, इसी तो REF है। तो अगर ये आपका एल आई वेक्टर्स, अगर v3 इसको ले रही हो तो ये आपका 1 2 3 2 2 3 2 4 6 जो आपने लिया है, इसका REF कन्वर्ट कर लो। REF करेंगे 1 2 3 ये ऐसे ही रहेंगे, 2 - 2 0, 2 - 4 -2, 3 - 6 दैट मीन्स -3, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 6 - 6 0 हो गई। देखो भैया ये जो है ना 2 रू है, और रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 3 है। आपने एल आई कहा, अगर ये v3 आपने ये 2 4 6 अगर लोगे तो भैया वो कभी भी क्या नहीं होगा, ये इसको अगर ये v3 आप ले रही हो तो वो बेसिस नहीं बनेंगे। क्यों, वो एल आई ही नहीं होगा। आपके पास 3 वेक्टर तो है, वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 3 है, और आपके पास 3 ही वेक्टर है। आपने यहाँ लिखवा भी दो, 2 4 6 आपने लिया सर, इसको फॉर्म करके ये मैंने v3 कहा, और ये मैंने देखा कि भैया ये एल आई ही नहीं आया। अगर एल आई आता तो भैया वो बेसिस बन जाता बाय रिजल्ट, बाय चैप्टर 5। मैंने काफ़ी बातें की चैप्टर 5 में, और बहुत इम्पोर्टेंट भी मैंने कहा, इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट कहा, ऐसे मत सोचना। बहुत ही शानदार टॉपिक है चैप्टर 5, बेसिस एंड डायमेंशन है भैया, ठीक है। तो ये जो मैंने अपने मन से मैंने लिया ये गलत हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे हम रैंडमली ले नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे भैया, हमारे पास एक ही प्रोसीजर है। तो मेथड 1 पे तो आप जाया ही मत करो, मेथड 2 में आपको सिखाऊंगा, उसी हिसाब से आपको जाओ तो जल्दी आप पहुंच जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, ये आपके पास इतने वेक्टर्स था, आपके वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन है, RQ का जो डायमेंशन है वो 3 है, और मेरे पास कम पैसे हैं,
तो अगर ये 3 वेक्टर्स यहाँ होता तो उसको मैं li है अगर चेक किया तो भैया हो गई, ये बेसिस हो जाएंगे। तो हो गई ना हमारे स्टूडेंट्स एक्सटेंशन। इसको ही हम कुछ वेक्टर्स एक्सटेंड करते हैं, हम बढ़ा देते हैं, इसलिए इसका नाम से ही रिजल्ट मीन्स थ्योरम बन गई एक्सटेंशन थ्योरम। तो हो गई ना, उसका नाम से एक्सटेंशन थ्योरम, उसका नाम से ही वो चीज़ें जुड़ गई है। ठीक है, तो काम क्या करना है माय स्टूडेंट्स, कुछ नहीं। तो इसका मीन्स एक्सटेंशन थ्योरम का स्टेटमेंट्स ले लो। इफ V इज फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस देन एनी सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, एनी, देखो ये भी Li है, ये भी Li है, दो भी Li है, देन एनी सेट ऑफ, कोई भी, फॉर एवरी बोलो, फॉर ईच बोलो, हो गई। फॉर एनी सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कैन बी एक्सटेंड, किस लिए, टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस V। यही खास स्टेटमेंट है, फ्रिक्वेंटली आपको इंटरव्यू में भी पूछते हैं एक्सटेंशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। हो गई, काम क्या है, एप्लीकेशन क्या है वो पूछेंगे। तो एप्लीकेशन ऐसे हैं कि सर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होगा, उसकी डायमेंशन अगर कुछ फाइनाइट ही होगा, अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स मीन्स एक सेट, अगर हमारे पास कम चीज़ें हैं, अगर सारे सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट्स अगर है और वो हम चेक करेंगे, अगर भैया ओवर डाटा है या फिर कम डाटा है उसको एडजस्ट करके देखना है। अगर कम डाटा है तो उसको हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने के बाद मुझे एक और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिल जाएंगे, उसको मिला के वो बेसिस फॉर्म हो जाएंगे, इसके लिए ही यूज़ किया जाता है। स्टेटमेंट तो बोला ना, एनी सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कैन बी एक्सटेंड टू ए फॉर्म ए बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V। हो गई। तो उसको क्या काम करना है, जितने भी वेक्टर्स दिया होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आप सिर्फ और सिर्फ उस मैट्रिक्स का एक सीधा ही एक मैट्रिक्स बना लो, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के लिखो। ठीक है, उसको REF में सिंपली कन्वर्ट कर दो। सो 2 - 2 0, 2 - 4 माइनस का 2 से 3 - का 6 माइनस का 3, हो गई REF में हो गई। आपके पास 3 कॉलम था, ध्यान से सुनना है कैसे इस वेक्टर को आपने जो रैंडमली लिया वो आपके पास वैलिड नहीं था, लेकिन यहाँ से वैलिड होगा। समझ रहे हो माय स्टूडेंट्स। तो यहाँ से किस, देखो इस उस कॉलम को लेना है, आपके पास ये C1 C2 C3 है, तो उस कॉलम का आप चुनो जिसमें पीवोट नहीं है। C3 में पीवोट नहीं है ना, तो उस कॉलम का C3 का जो मीन्स स्टैंडर्ड बेसिस क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर 2 × 2 का स्टैंडर्ड बेसिस क्या है आपके पास 1 0 यही होता है, और 1 0 1 यही आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस है। अगर मीन्स 3 क्रॉस का चाहिए आपको, वो क्या हो जाएंगे 1 0 0 एंड 0 1 0 एंड 1 0 0 1। मैंने डायमेंशन पढ़ाया था आपको, स्टैंडर्ड बेसिस भी लिखवा दिया था एक टेबल बना के, इतने मेहनत करके, यही तो है। तो C3 का मीन्स 3 × 3 का है, तो C3 का लास्ट E3 है, ये E3 बनाना है। E3 मीन्स आपके पास 0 0 1 है, और जो B3 आपने बोला ना यही ले लो, ये गारंटी। अगर आप इसको लेंगे B3 को, अगर आप इसको लेंगे ना बच्चों, आप चेक करेंगे तो वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएंगे। वेरीफाई करना चाहते हो, लो वेरीफाई कर दो, वेरीफाई कर दो ना। यहाँ 0 0 1 लिखेंगे, यहाँ भी 0 0 1 लिखेंगे, और यहाँ एक पिवट आ गई। देखो 3 × 3 मैट्रिक्स था, रैंक की 3 आ गई, सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट रूल्स हैं, यही तो आपके पास रैंक है। और ये ऐसे अगर सिचुएशन आया, वो सारे आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और ये सारे वेक्टर्स आपके अला ही है, वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 3 है। तो वो तो भाई चैप्टर 5 का जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट 9 या 10, मुझे तो एग्जैक्टली याद नहीं याद आया, 14 एंड 15 राइट,
14 एंड 15 रिजल्ट से ये क्या हो गई, ये जो सेट है वो बेसिस हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। सर इसका काम क्या है, चैप्टर 7 में इसका काम क्यों है, ये इसका काम क्यों ज़रूरत है चैप्टर 7 के लिए ये ज़रूरी है। आप बोलेंगे सर चैप्टर 7 में क्यों नहीं पढ़ाया, फिर भैया जितनी चीज़ मुझे ज़रूरत है उतना तो पढ़ाऊँगा मैं। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। तो सारे वेक्टर्स का आप एक्सटेंड कर सकते हैं ना, जैसे भी जो भी वेक्टर स्पेस है आपके पास। सर आप बोलेंगे सर अगर ये होता R4 है तो इसका डायमेंशन अभी 4 होता है ना बच्चों। तो एक तो आपको E3 मिला है ना, ये E3 का था, और एक क्या लोगे, कुछ भी एक ले लेना है। तो उसी हिसाब से आपको वेक्टर्स, अगर ये R4 का देता तो आपके पास 3 वेक्टर्स देता, वो एक को आपको लाना चाहेगा उस हिसाब से, और भी तो एक आता है ना माय डियर स्टूडेंट्स। मेरी अपनी मर्जी से थोड़ी ना क्वेश्चन बनाऊं, ऐसे ज़बरदस्ती अगर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे गलत हो जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन जो बनाते हैं वो पागल नहीं है, आपको एग्ज़ाम में पास फेल नहीं करवाना चाहते हैं, वो तो टेस्ट करना चाहता है कि भैया नॉलेज भी है भी या नहीं है, यही बस वो उसका इरादा है चेक करने का। वो आपके दुश्मन नहीं है, दोस्त भी नहीं है समझ मत बैठना, ठीक है। तो चैप्टर टॉपिक 2 ख़त्म हो गई माय डियर स्टूडेंट। टॉपिक 3 पे आ जाओ, कोसेंट स्पेस, ठीक है। ये कोसेंट स्पेस बोलते हैं या फिर इसको फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं, फैक्टर स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो वेक्टर स्पेस के लिए कोसेंट स्पेस पढ़ेंगे, ग्रुप थ्योरी के लिए जब ग्रुप हम पढ़ेंगे उसके लिए जो कोसेंट ग्रुप हम पढ़ेंगे, रिंग थ्योरी के लिए कोसेंट रिंग पढ़ेंगे, समझ रही हो। तो वो वहाँ में ग्रुप थ्योरी में ये कोसेंट स्पेस के बारे में बहुत ज़्यादा काम करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। और ग्रुप थ्योरी में इसका इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है, क्वेश्चन सी वहाँ से आपको एक दो श्योर तो श्योर माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपको कोसेंट ग्रुप से मिल ही जाएंगे। वहाँ डिटेल में करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा डेफिनेशन दूंगा, उसके रिस्पेक्ट में छोटा सा रिजल्ट है वो देखें, आज की टॉपिक हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अगर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट्स अगर है, आप बिना सोचे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर कोसेंट स्पेस डिफाइन करने से पहले आपको आना चाहिए कि कोसेट क्या होता है, और कोसेट डिफाइन करने से पहले आपको क्या आना चाहिए, लेफ्ट कोसेट आना चाहिए एंड राइट कोसेट आना चाहिए। देखो क्या थीम है, आपको अगर कोसेंट स्पेस पढ़ना चाहते हो तो भैया उससे पहले आपको कोसेट आना चाहिए। अगर कोसेट आप पढ़ना चाहते हो, आपको पहले लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट क्या है उसको पहले जानना बहुत ज़रूरी है। किसी को अगर इसके बारे में पता नहीं है, इसके बारे में वो काम ही नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में आपको पता नहीं है, इसके बारे में तो आप उसके नाम भी नहीं जानते हैं, उसका नाम भी आप बोल नहीं सकते, ठीक है। देखो कितने इंटरलिंक है भैया, ओके। तो चलिए मान लेते हैं इसका डेफिनेशन फॉर्मली डिफाइन करते हैं। ये मान लेते हैं कोई भी वेक्टर स्पेस है, ठीक है बच्चों। तो ये अगर कोई वेक्टर स्पेस है और मान लो W इसका सब स्पेस है, ठीक है, सब स्पेस है ये, तो मैं बोलता हूँ देन ये बोलता हूँ तो भैया एक मान लेते हैं ये कोई भी स्मॉल b आपके पास इस वेक्टर का कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक सेट बनाऊंगा स्मॉल b प्लस कैपिटल W, एक सेट ऐसे बनाऊंगा कि भैया स्मॉल b के साथ इस स्मॉल w के साथ हर एक एलिमेंट के साथ ये जो स्मॉल w है ना, दिस स्मॉल w कमिंग फ्रॉम कैपिटल W, यही है, हो गई,
कितनी शानदार है। ये मैंने एक सेट बनाया एंड कैपिटल डब्ल्यू के साथ स्मॉल बी एक दूसरी सेट बनाऊंगा कि ये स्मॉल डब्ल्यू प्लस के स्मॉल के मीन्स स्मॉल बी वेयर स्मॉल डब्ल्यू कमिंग फ्रॉम कैपिटल डब्ल्यू, ये एक सेट बनाया। और इस सेट को ही हम लेफ्ट कोसेट बोलते हैं, इसको ही हम राइट कोसेट बोलते हैं। समझ गए हो? तो कोसेट किसको बोलते हैं? इसको भैया, इसको बोलो या फिर इसको बोलो। क्यों? क्योंकि ये कम्यूटेटिव होते हैं। कैसे? एडिशन में और कैसे? इसको ही हम सिंपली कोसेट कहते हैं। किसका? डब्ल्यू का। कैसे? किसके अंदर? बी के अंदर। ठीक है, ये तो हुआ मैथमेटिकली, मैंने आपको समझा दिया कि ये होते हैं लेफ्ट कोसेट, ये होते हैं राइट कोसेट। मीन्स देखो, इस वेक्टर का कोई भी या फिर जैसे मर्जी आप वेक्टर एक उठा लो, हर एक बोलो, फॉर ऑल बोलो या फिर फॉर एनी बोलो, तो आपके पास सब स्पेस एक होगा। उस सब स्पेस का एक एक एलिमेंट पकड़ो, एक एक एलिमेंट है, इसके लिए मैंने W यहाँ लिखवा दिया। तो उसके साथ जो वेक्टर आपने लिया, इसके साथ सिंपल ये एडिशन वाला नंबर है, सिंबल वाला मत समझ बैठना, ये एडिशन वाला जो सिंबल है वो, उसके साथ ऐड करते चले जाओ। जितने अंदर वेक्टर्स हैं उतने ही इस एक वेक्टर्स को, इसका एक वेक्टर के साथ इसके सारे वेक्टर्स को, और अगर इसमें 3-4 वेक्टर्स और भी पकड़ो, इसके सारे वेक्टर्स के साथ सारे को जोड़ के एक सेट कलेक्शन बना दो। वो जो कलेक्शन आएंगे उसको ही हम लेफ्ट कोसेट कहते हैं। किसका? डब्ल्यू का। इन किस में? बी में। ओके, किससे जनरेट होते हैं? स्मॉल बी से। ये जनरेट का सिंबल आप जनरेट का या फिर फॉर्म किस में होते हैं? स्मॉल बी से तो जनरेट होते हैं। ऐसे इसका भी वैसे ही है। तो ये झटके में अगर मैं इसका अंग्रेजी में वो बोलूं तो कैसे बोलूँगा? तो ऐसे बोलेंगे, लेट भी बी एनी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ एंड डब्ल्यू बी इट्स सब स्पेस। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, हो गई ना। देन फॉर एनी वेक्टर स्मॉल बी बिलोंगिंग टू कैपिटल भी के लिए द सेट बी कॉमा बी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू दिस एंड द सेट ऐसे इसको ही बोल दो, दिस इज कॉल्ड डब्ल्यू। बी अगर लेफ्ट में है तो उसको लेफ्ट कोसेट बोलते हैं, बी अगर राइट में है तो भैया राइट कोसेट कहते हैं। बस इतना ही है। तो this set is called the left coset of W in capital B। लेकिन कैसे? generated बोलो या फिर formed by small b, and the set this is called right coset of W in capital B formed या फिर generated by small b। तो हम कहेंगे what is coset then? Since we know that the vector space V over a field F is commutative, है ना? This is commutative कैसे? With respect to addition, and so hence this is called simply coset of W in capital V formed by small b। बात समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स? यही डेफिनेशन है। आप अगर डेफिनेशन को देखकर समझकर बोल रही हो, लिख रही हो, वो अपने आप बुद्ध से लैंग्वेज आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे। क्यों नहीं आएंगे? डेफिनेटली आ जाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यही था कोसेट का डेफिनेशन। अब हम कोसेट स्पेस का डेफिनेशन देने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सीखना। पहले हम ऐसे मैथमेटिकली लिखेंगे। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं ये कोई भी आपके पास वेक्टर स्पेस है एंड ये W कोई भी अगर आपके पास कोई सब स्पेस है, एंड मान लेते हैं ये V बाई W आपके पास एक कलेक्शन, मैंने आप इसका कलेक्शन ले लो या फिर इसका लो, आपके मर्जी। ठीक है, तो स्मॉल b प्लस में कैपिटल W सच दैट b बिलोंगिंग टू कैपिटल W। मैंने इसको स्मॉल लिया तो इसलिए मैं सारे को ऐसे ले ली।
आपके मर्जी, जो भी लिख सकते हो आप, इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भी एक सेट लिखना। आप लेफ्ट को सेट लिखो या फिर राइट को सेट लिखो, उसका कलेक्शन का नाम भी बाई नहीं है, भी एक्चुअली इसका नोटेशन ऐसे है माय डियर स्टूडेंट्स, भी मोड डब्लू, इसका मोड पढ़ते हैं सिंबल का, कि मीन्स हमको याद रखने के लिए इसको बाई कह देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसका नाम तो मोड है। या फिर बी इज ए कोसेंट स्पेस ऑफ, ये कोसेंट स्पेस का जो नोटेशन है, ठीक है। तो ये मैंने एक सेट ऑफ कोसेट बना दिया। ये क्या है? कोसेट है, यह सब कोर्स है, समझ गए हो? ये एक कोसेट का सेट बना दिया। तो ये ना बच्चों, ये भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। अगर वेक्टर स्पेस अगर फॉर्म करता है, कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन भी दिया होगा। वेक्टर स्पेस का तो दो ही ऑपरेशन है, एक एडिशन का, एक मल्टीप्लिकेशन का, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। तो अगर ये वेक्टर स्पेस कहते हो अंडर द ऑपरेशन, कैसे? पहली ऑपरेशन ऐसे है, u प्लस कैपिटल W प्लस स्मॉल b के साथ अगर कैपिटल W, ये नोटेशन वाला है, ध्यान से ये नोटेशन है। और ऐसे u प्लस में b प्लस में ये कैपिटल W ऐसे डिफाइन होते हैं। एंड नंबर 2 जो अल्फ़ा के साथ अगर u प्लस w में करूँ, वो इक्वल टू अल्फ़ा u के साथ ये ऐसे, ये कैपिटल W है। एंड आप लिखो फॉर ऑल u भी w आपके पास, ये जो फॉर ऑल u भी आपके पास कहाँ से आएंगे? कैपिटल V W से। एंड अल्फ़ा आपके पास कोई भी फील्ड दिया होगा, यही है बच्चों। और ये जो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, आपने बोला, इस वेक्टर स्पेस को ही हम अलग से नाम देते हैं, उसका नाम है कोसेंट स्पेस कहते हैं। किसका? कोसेंट स्पेस ऑफ वी इन विद रिस्पेक्ट टू बोलो या फिर इन डब्लू, है ना? प्योर समझ आ गई? वर्ड में बोल दो, वर्ड्स में ऐसे बोलते हैं, लेट कैपिटल V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F एंड W बी इट्स अ सब स्पेस। ओके, लेट B बाई W बी द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ W इन V बोलो, या फिर वर्ड्स में दैट इज करके यही लिखना है। then B by W is a vector space under the operation is defined by this। ये एक है एंड ये एक है। फॉर ऑल ये यहाँ से आते हैं एंड अल्फा आपके पास फील्ड से आते हैं। हो गई? एंड दिस वेक्टर स्पेस, दिस इज ऑल बिकेम है वेक्टर स्पेस, एंड दिस वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड द न्यू नेम, इट्स गिवन द न्यू नेम, द नेम इज कोसेंट स्पेस। हो गई माय स्टूडेंट्स? रिंग अगर आपने डिफाइन कर दिया, और ऐसे अगर आपने एक रिंग बोल रहे हो, उस रिंग को ही हम कोसेंट रिंग कहेंगे। और ऐसे अगर इसको ग्रुप डिफाइन करने के बाद अगर एक ऐसा आपने बना दिया एक मीन्स कोसेट्स, उसको ही जब आप इसको ग्रुप बोलेंगे, उस ग्रुप का नाम है कोसेंट ग्रुप कहा जाएगा। और ग्रुप के लिए कुछ ऑपरेशन होगा, रिंग के लिए कुछ ऑपरेशन होगा, लेकिन वेक्टर स्पेस के लिए बस यही दो ऑपरेशन है, एक एडिशन वाला और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला। सर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहाँ है? यहाँ है, यहाँ और कहाँ है? अगर मैं नहीं लिखा, मैंने बताया, अगर मैं अल्फ़ा बीटा लिखता हूँ, उसका मतलब अल्फ़ा डॉट बीटा है, यहाँ जेक्स्टा पोजिशन लगा है। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स? इतनी बात समझ आ गई? डेफिनेशन कोसेट्स का एंड कोसेंट स्पेस का डेफिनेशन आ गई। एक ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, वही देके आज हमारे लेक्चर को ऑफ करेंगे। एक ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, वो लिख लो और ख़त्म हो जाएंगे। मान लेते हैं ये कोई भी सब स्पेस है आपके पास, किसका? ये वेक्टर स्पेस है, और ये आपके पास ज़रूर ये फाइनाइट डायमेंशन ही होनी चाहिए,
ठीक है। तो रिजल्ट ये कहता है भैया डायमेंशन ऑफ भी मोड डब्लू का अगर आपको डायमेंशन चाहिए तो सिंपल रिजल्ट है ये डायमेंशन ऑफ भी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्लू, बस यही एक ही रिजल्ट है। सो वर्ड में बोलेंगे लेट डब्ल्यू बी ए सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बी ओवर ए फील्ड एफ, देन डायमेंशन ऑफ बी मोड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू होगा। मीन्स क्वेश्चन सर कैसे आएंगे, क्वेश्चन से ऐसे आ सकते हैं डिटरमाइन माने फाइंड डायमेंशन ऑफ बी बाई डब्ल्यू सच दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ v मीन्स आपके पास वेक्टर स्पेस क्या होंगे v ओवर फील्ड अगर मैं लूँ तो उसका कुछ अगर मैं ये ऐसे C3 ओवर C अगर मैं काम करूँ एंड सब स्पेस का कैसे क्वेश्चंस आएंगे एंड ये भी है एंड W अगर आपके पास R2 ओवर अगर मैं R दे दो तो इसके डायमेंशन फाइंड आउट करो तो सिंपल ही है डायमेंशन ऑफ V बाई B मोड बाई में बोल रहा हूँ तो इसका मतलब डिवाइड वाला बाई मत समझ बैठना। तो इसकी डायमेंशन क्या है डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, B का डायमेंशन क्या है 3 है ना, और R ओवर R का डायमेंशन भी 2 है, दैट मीन्स का डायमेंशन हुआ नहीं है। मान लेते हैं ये कोई भी अगर ये मैं ओवर R में देता हूँ तो इसके डायमेंशन बताओ, अब इसके डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। अभी भी इसका डायमेंशन तो 2 है लेकिन इसकी डायमेंशन ये 2 × 3 है, दैट मीन्स 6 है, तो 6 - 2 आपके पास 4 आ जाएंगे। ऐसे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बी का डायमेंशन आपको पता होगा, डब्ल्यू का भी पता होगा, बस सब्सट्रैक्ट कर दो, वो आपके क्वोशंट स्पेस का जो डायमेंशन आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दे दूंगा और उसकी के साथ हमारे आज के भी लेक्चर को हम ऑफ करेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 का टॉपिक 1, 2, 3 में से मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर लिया है, वो आपको अच्छे से देखना है। क्वेश्चन से फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर्स, मैंने आपको इसके लिए कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड आउट करो, इसके लिए एक्सटेंड कर लो। यहाँ मेरा वेक्टर स्पेस आपका 3 है, यहाँ 1 दिया तो आपके मन में यहाँ आप इसके अप्रोच से जा नहीं सकते हैं ना, इसको आप अपने मर्जी से 2 वेक्टर्स ऐसे मन में ले लो, लेकिन वो चेक करो वो LI है होनी चाहिए। कैसे चेक करेंगे भाई, REF है ना, तो इसका डायमेंशन आप फाइंड आउट करो। अगर मैंने ऐसे दे दिया तो ठीक है, बड़ा इजी सा है टॉपिक। हमारा 6 ख़त्म हो चुका है माय डियर स्टूडेंट्स। जो असाइनमेंट्स आप बात करेंगे वो तो सारे सब्जेक्ट्स ख़त्म होने के बाद मैं असाइनमेंट्स लूँगा, परेशान नहीं होने का। असाइनमेंट्स में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ से भी तो आपको इतने सारे थीम आपको समझ में आ जाएंगे, उसके लिए बट पैसेंस रखना चाहिए। ठीक है, so that's all for today my dear students, thank you for